आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी पंच परमेश्वर। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी में गाढ़ी मित्रता थी। साझे में खेती होती थी, कुछ लेन देन में भी साझा था। एक को दूसरे पर अटूट विश्वास था। जुम्मन जब हज करने गए थे तब अपना घर अलगू को सौंप गए थे और अलगू जब कभी बाहर जाते तो जुम्मन पर अपना घर छोड़ जाते थे। उनमें न खान पान का व्यवहार था, न धर्म का नाता, केवल विचार मिलते थे। मित्रता का मूल मंत्र भी यही है। इस मित्रता का जन्म उस समय हुआ जब दोनों मित्र बालक ही थे और जुम्मन के पिता जुमेराती उन्हें पढ़ाते थे। अलगू ने गुरुजी की बहुत सेवा की थी, खूब रकाबियां मांजी, खूब प्याले धोए। अलगू के पिता पुराने विचारों के व्यक्ति थे। उन्हें शिक्षा की अपेक्षा गुरु की सेवा शुश्रूषा पर अधिक विश्वास था। वे कहते थे, विद्या पढ़ने से नहीं आती, जो कुछ होता है गुरु के आशीर्वाद अथवा सत्संग से। जब कोई फल ना मिला तो वे ये मानकर संतोष कर लेते थे कि विद्या उसके भाग्य में थी ही नहीं तो आती कैसे। मगर जुमेराती शेख स्वयं आशीर्वाद के कायल न थे। उन्हें अपने सोटे पर अधिक भरोसा था और उसी सोटे के प्रताप से आसपास के गांव में जुम्मन की पूजा होती थी। उनके लिखे हुए रहननामे या बेनामे पर कचहरी का मुहर्रिर भी कलम न उठा सकता था। हल्के का डाकिया, कांस्टेबल और तहसील का चपरासी सब उनकी कृपा की आकांक्षा रखते थे। अतएव अगर अलगू का मान उसके धन के कारण था तो जुम्मन शेख अपनी अनमोल विद्या के बूते सबके आदर पात्र बने हुए थे। जुम्मन शेख की एक बूढ़ी खाला यानी कि मौसी थी। उनके पास कुछ थोड़ी सी मिल्कियत थी, परंतु उसके निकट संबंधियों में कोई न था। जुम्मन ने लंबे चौड़े वायदे करके वह मिल्कियत अपने नाम लिखवा ली थी। जब तक दान पत्र की रजिस्ट्री नहीं हुई थी तब तक खाला जान का खूब आदर सत्कार किया गया। उन्हें खूब स्वादिष्ट पदार्थ खिलाए गए, हलवे पुलाव की वर्षा सी की, पर रजिस्ट्री की मोहर ने इन खातिरदारियों पर भी मानो मोहर लगा दी। जुम्मन की पत्नी करीमन रोटियों के साथ कड़वी बातों के कुछ तेज तीखे सलाद भी देने लगी। जुम्मन शेख भी निष्ठुर हो गए। बेचारी खाला जान को प्राय नित्य ही ऐसी बातें सुननी पड़ती थी। बुढ़िया जाने कब तक जिएगी, 2-3 बीघे उसर क्या दे दिया, मानो हमें मोल ले लिया है। बघारी दाल के बिना रोटियां गले से नीचे नहीं उतरती। जितना रुपया इसके पेट में झोंक चुके उतने से तो अब तक गांव मोल ले लेते। कुछ दिनों तक खाला जान ने यह सब सुना और सहा, पर जब ना सहा गया तब जुम्मन से शिकायत की। जुम्मन ने गृह स्वामिनी के प्रबंध में दखल देना उचित न समझा। कुछ दिन तक और यूं ही रोध होकर काम चलता रहा। अंत में एक दिन खाला ने जुम्मन से कहा, बेटा तुम्हारे साथ मेरा निर्वाह न होगा, तुम मुझे रुपए दे दिया करो, मैं अपना पका खा लूंगी। जुम्मन ने धृष्टता पूर्वक उत्तर दिया, रुपए क्या यहाँ फलते हैं? खाला ने नम्रता से पूछा, मुझे कुछ रूखा सूखा चाहिए भी कि नहीं? जुम्मन ने गंभीर स्वर से जवाब दिया, तो मैंने यह थोड़े ही समझा था कि तुम मौत से लड़कर आई हो। खाला बिगड़ गई, उसने पंचायत करने की धमकी दी। जुम्मन हंसे, जिस तरह कोई शिकारी हिरन को जाल की तरफ जाते देखकर मन ही मन हंसता है। वह बोला, हाँ जरूर पंचायत करो, फैसला हो ही जाए। मुझे भी और रात दिन की खटखट पसंद नहीं। पंचायत में किसकी जीत होगी इस विषय में जुम्मन को कोई संदेह न था। आसपास के गांव में ऐसा कौन था जो उसके अनुग्रहों का ऋणी न हो? ऐसा कौन था जो उसका शत्रु बनने का साहस कर सके? किसमें इतना बल था जो उसका सामना कर सके? आसमान के फरिश्ते तो पंचायत करने आएंगे नहीं। इसके बाद कई दिनों तक बूढ़ी खाला हाथ में एक लकड़ी लिए आसपास के गांव में दौड़ती रही।
कमर झुककर कमान हो गई थी। एक एक पग चलना दूभर था, मगर बात आ पड़ी थी। उसका निर्णय जरूरी था। बिल्ला ही कोई भला आदमी होगा जिसके सामने बुढ़िया ने दुख के आंसू न बहाए हों। किसी ने तो यूं ही ऊपरी मन से हाँ हूं करके टाल दिया, और किसी ने इस अन्याय पर जमाने को गालियां दी। चारों ओर से घूम घाम कर बेचारी अलगू चौधरी के पास आई। लाठी पटक दी और दम लेती बोली, बेटा तुम भी दम भर के लिए पंचायत में चले आना। मुझे बुलाकर क्या करोगी? गांव के कई आदमी तो आएंगे ही। अपनी विपदा तो सबके आगे रोवाई, अब आने न आने का अख्तियार उनको है। यूं आने को तो आ जाऊंगा, मगर पंचायत में मुंह न खोलूंगा। क्यों बेटा? अब इसका क्या जवाब दूं? अपनी खुशी। जुम्मन मेरा पुराना मित्र है, उससे बिगाड़ नहीं कर सकता। बेटा क्या बिगाड़ के डर से इंसाफ की बात ना कहोगे? अलगू इस सवाल का कोई उत्तर न दे सका, परंतु बाद में उसके हृदय में ये शब्द गूंजते रहे। संध्या समय पेड़ के नीचे पंचायत बैठी। जुम्मन शेख ने पहले से ही फर्श बिछा रखा था। उन्होंने पान, इलायची, हुक्के, तंबाकू आदि का प्रबंध भी कर रखा था। हाँ, वे स्वयं अलवत्ता अलगू चौधरी के साथ जरा दूरी पर बैठे हुए थे। पंच लोग बैठ गए तो बूढ़ी खाला ने उनसे विनती की, पंचो आज 3 साल हुए मैंने अपनी सारी जायदाद अपने भांजे जुम्मन के नाम लिख दी थी। यह आप लोग जानते ही होंगे। जुम्मन ने मुझे रोटी कपड़ा देना कबूल किया था। साल भर तो मैंने इसके साथ रो धोकर काटा, पर अब रात दिन का रोना गाना सहा नहीं जाता। मुझे ना पेट भर रोटी मिलती है, ना तन का कपड़ा। बेबस बेवा हूं, कचहरी दरबार कर नहीं सकती। तुम लोगों के सिवाय और किसी अपना दुखड़ा सुनाऊं? तुम लोग जो राह निकाल दो उसी राह पर चल पड़ूंगी। अगर मुझ में कोई कमी देखो तो मेरे मुंह पर थप्पड़ मार दो। जुम्मन में देखो तो उसे समझाओ क्यों एक बेबस की आह लेता है। मैं पंचों का हुक्म सिर माथे चढ़ाऊंगी। रामधन मिश्र जिनके असमियों को जुम्मन ने अपने गांव में बसा लिया था, बोले, जुम्मन मियां किसे सरपंच बदते हो? पहले इसका निपटारा कर लो, फिर जो कुछ सरपंच कहेंगे वही मानना पड़ेगा। जुम्मन को इस समय सदस्यों में विशेषकर वही लोग दिख पड़े जिनसे उसका किसी न किसी कारण वैमनस्य था। बोला, पंचों का हुक्म अल्लाह का हुक्म है। खाला जान जिसे चाहे उसे बदे, मुझे कोई उजर नहीं है। खाला ने चिल्लाकर कहा, अरे अल्लाह के बंदे, सरपंच का नाम बता क्यों नहीं देता? मुझे भी तो कुछ मालूम हो। जुम्मन ने क्रोध में आकर कहा, अब इस वक्त मेरा मुंह ना खुलवाओ। तुम्हारी बन पड़ी है, जिसे चाहो सरपंच बदो। खाला जान जुम्मन के आक्षेप को समझ गई, बोली, बेटा खुदा से डरो। पंच ना किसी के दोस्त होते हैं ना किसी के दुश्मन। कैसी बात कहते हो? और अगर तुम्हारा किसी पर विश्वास ना हो तो जाने दो। अलगू चौधरी की तो मानते हो, लो मैं उन्हीं को सरपंच बनती हूँ। जुम्मन शेख आनंद से फूल उठे, परंतु भावों को छिपा कर बोले, अलगू ही सही, मेरे लिए जैसे रामधन वैसे अलगू। अलगू इस झमेले में फंसना नहीं चाहते थे। वे कन्नी काटने लगे, बोले, खाला तुम जानती हो कि मेरी जुम्मन से गाढ़ी दोस्ती है। खाला ने गंभीर स्वर में कहा, बेटा दोस्ती के लिए कोई अपना ईमान बेच नहीं देता। पंच के दिल में खुदा बसता है। पंचों के मुंह से जो बात निकलती है वे खुदा की तरफ से निकल कर आती है। अलगू सरपंच बने। रामधन मिश्र और जुम्मन के दूसरे विरोधियों ने बुढ़िया को मन में बहुत कोसा। मदद की है और हमसे भी जो कुछ बन पड़ा तुम्हारी सेवा करते रहे हैं, मगर इस समय तुम और बूढ़ी खाला दोनों हमारी निगाह में बराबर हो। तुम्हें पंचों से कुछ अर्ज करनी हो करो। जुम्मन को अब लगा कि अब बाजी मेरी है। अलगू यह सब दिखावे की बात कर रहा है। अतएव शांतचित होकर बोले, पंचों 3 साल हुए खाला जान ने अपनी जायदाद मेरे नाम हिवा कर दी थी।
मैंने उन्हें एवज में खाना कपड़ा देना कबूल किया था। खुदा गवाह है, आज तक मैंने खालाजान को कोई तकलीफ नहीं होने दी। मैं उन्हें अपनी माँ के समान समझता हूँ, उनकी खिदमत करना अपना फर्ज समझता हूँ। मगर औरतों में जरा अनबन रहती, इसमें मेरा क्या दोष है? खालाजान मुझसे माहवार खर्च अलग से मांगती हैं। जायदाद जितनी है वे पंचों से छिपी नहीं है। उससे इतना मुनाफा नहीं होता कि माहवार खर्च दे सकूं। इसके अलावा हिबानामे में माहवार खर्च का कोई जिक्र नहीं, तो मैं भूलकर भी इस झमेले में ना पड़ता। बस मुझे यही कहना है, आगे पंचों की इख्तियार है, जो फैसला चाहे करें। अलगू चौधरी का हमेशा कचहरी से वास्ता पड़ता था, अतः वह पूरा कानूनी आदमी था। उसने जुम्मन से जीराहा शुरू की। एक एक प्रश्न जुम्मन के हृदय पर हथौड़े की चोट की तरह पड़ता था। रामधन मिश्र इन प्रश्नों पर मुग्ध हुए जाते थे। जुम्मन चकित था कि अलगू को हो क्या गया। अभी यही अलगू मेरे साथ बैठा कैसी कैसी बातें कर रहा था, इतनी ही देर में ऐसी क्या काया पलट हो गई कि मेरी ही जड़ें खोदने में तुला है। ना मालूम कब का बदला निकाल रहा है। क्या इतने दिनों की दोस्ती कुछ भी काम ना आएगी? जुम्मन शेख इसी संकल्प विकल्प में पड़े हुए थे कि अलगू ने फैसला सुनाया। जुम्मन शेख, पंचों ने इस मामले पर विचार किया। उन्हें यह नीति संगत मालूम होता है कि खालाजान को माहवार खर्च दिया जाए। उनका विचार है कि खाला की जायदाद से इतना मुनाफा अवश्य होता है कि माहवार खर्च दिया जा सके। बस यही हमारा फैसला है। अगर तुम्हें खर्च देना मंजूर ना हो तो हिबानामा रद्द समझा जाए। यह फैसला सुनते ही जुम्मन सन्नाटे में आ गया। जो अपना मित्र हो वही शत्रु सा व्यवहार करे और गले पर छुरी फेरने लगे, इसे समय के फेर के सिवाय और क्या कहेंगे? जिस पर पूरा भरोसा था उसने समय पड़ने पर धोखा दिया। ऐसे ही अवसर पर झूठे सच्चे मित्र की परीक्षा की जाती है, मगर यह कलयुग की दोस्ती है। मगर रामधन मिश्र और अन्य पंच अलगू चौधरी की इस न्याय प्रियता की प्रशंसा जी खोल कर रहे थे। वे कह रहे थे, इसका नाम पंचायत है। दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। दोस्ती दोस्ती की जगह है, किंतु धर्म का पालन करना अलग बात है। ऐसे ही न्यायवादिता के बल पर पृथ्वी ठहरी है, नहीं तो वह कब की सातल को चली जाती। इस फैसले ने अलगू और जुम्मन की दोस्ती की जड़ें मिला दी। अब वे साथ साथ बातें करते दिखाई नहीं देते। इतना पुराना मित्रता रूपी वृक्ष हवा का एक झोंका भी ना सह सका, मानो वह बालू की बुनियाद पर खड़ा था। उनमें अब शिष्टाचार का अधिक व्यवहार होने लगा। वे एक दूसरे की आवभगत ज्यादा करने लगे। वे मिलते जुलते थे, मगर उसी तरह जैसे तलवार से ढाल मिलती है। जुम्मन के चित्त में मित्र की कुटिलता आठों पहर खटका करती थी। उसे हर घड़ी यही चिंता रहती थी कि किसी तरह बदला लेने का अवसर मिले। अच्छे कामों की सिद्धि में बड़ी देर लगती है, पर बुरे कामों की सिद्धि में नहीं। जुम्मन को बदला लेने का अवसर जल्द ही मिल गया। अलगू चौधरी बटेसर से बैलों की एक बहुत अच्छी जोड़ी मोल लाए थे। बैल पछाई जाति के सुंदर और बड़े बड़े सींगों वाले थे। महीनों तक आसपास के गांव के लोग उन्हें देखने आते रहे। दैव योग से जुम्मन और खालाजान की पंचायत के 1 महीने बाद इस जोड़ी का एक बैल मर गया। जुम्मन ने दोस्तों से कहा, यह दगाबाजी की सजा है। इंसान सब्र भले ही कर जाए, पर खुदा नेक वद सब देखता है। अलगू को संदेह हुआ कि जुम्मन ने बैल को विष दिला दिया है। चौधराइन ने भी जुम्मन पर ही इस बात का दोषारोपण किया। उसने कहा, जुम्मन ने कुछ कर करा दिया है। चौधराइन और जुम्मन की पत्नी करीमन में इस विषय पर एक दिन खूब वाद विवाद हुआ। जुम्मन ने किसी तरह शांति स्थापित की। उन्होंने अपनी पत्नी को डांट डपट कर समझा दिया। वे उसे रणभूमि से हटा भी ले गए। उधर अलगू चौधरी ने समझाने बुझाने का काम अपने तरफ पूर्ण सोंटे से लिया। अब अकेला बैल किस काम का? उसका जोड़ा बहुत ढूंढा गया पर ना मिला। निदान सलाह ठहरी कि इसे बेच डालना चाहिए। गांव में एक समझू साहू थे। वे इक्का गाड़ी हाँकते थे। गांव से गुड़ घी लाद कर मंडी ले जाते थे।
मंडी से तेल नमक भर लाते और गांव में बेचते थे। इस बैल पर उनका मन लहराया। उन्होंने सोचा यह बैल हाथ लगे तो दिन भर में बेखा टके 3 खेप हो जाएं। आजकल तो एक ही खेप के लाले पड़े रहते हैं। बैल देखा, गाड़ी में दौड़ाया, बाल भौरी के पहचान कराई, मोल तोल किया और उसे लाकर द्वार पर बांध दिया। 1 महीने में दाम चुकाने का वादा ठहरा। चौधरी को भी गर्ज थी ही, घाटे की परवाह न की। समझू साहू ने नया बैल लिया तो लगे उसे रगेदने। वह दिन में 3-3, 4-4 खेपे करने लगे। ना चारे की फिक्र थी, ना पानी की, बस खेपों से काम था। मंडी ले गए, वहां कुछ सूखा भूसा सामने डाल दिया। बेचारा जानवर अभी दम भी ना लेने पाया था कि फिर जोत दिया। महीने भर में ही वह पिस सा गया। इक्के का जुआ देखते ही उसका लहू सूख जाता था। एक एक पग चढ़ना दुभर था। हड्डियां निकल आई थी और वह पानीदार। मार भी बर्दाश्त। एक दिन चौथी खेप में साहू जी ने दूना बोझा लाद दिया। दिन भर का थका जानवर पैर न उठते थे, पर साहू जी कोड़े फटकारने लगे। बस फिर क्या था। बैल कलेजा तोड़कर चला। कुछ दूर दौड़ा और चाहा कि जरा दम ले लूं, पर साहू जी को घर जल्द पहुंचने की फिक्र थी। अतएव उन्होंने कई कोड़े बड़ी निर्दयता से फटकारे। बैल ने एक बार फिर जोर लगाया, पर अब की बार शरीर ने जवाब दे दिया। वह धरती पर गिर पड़ा और ऐसा गिरा कि फिर ना उठा। साहू जी ने बहुत पीटा, टांगे पकड़कर खींचा, नथुनों में लकड़ी ठूंस दी, पर कहीं मृतक भी उठता है। तब साहू जी को कुछ शक हुआ। उन्होंने बैल को गौर से देखा। बैल मर चुका था। खोलकर अलग किया और सोचने लगे कि गाड़ी कैसे घर पहुंचे। कुछ बोरे गुड़ और कई पीपे घी उन्होंने बेच डाले थे। 200-250 रुपए कमर बंधे थे। इनके सिवाय गाड़ी पर कई बोरे नमक के थे, अतएव छोड़कर जा भी नहीं सकते थे। लाचार हो गाड़ी पर ही लेट गए। वहीं रत जगा करने की ठान ली। चिलम पीकर गाना गाया, फिर हुक्का पिया। इस तरह साहू जी आधी रात तक नींद को बहलाते रहे। अपनी जान में तो वह जागते ही रहे, पर पौ फटते ही जो नींद टूटी और कमर पर हाथ रखा तो पैसों की थैली गायब। घबरा कर इधर उधर देखा तो पाया कई कनस्तर तेल नादास्त। लूटने पर बेचारे ने सिर पीट लिया। प्रातः रोते बिलखते घर पहुंचे। साहू आइन ने जब यह बुरी सुनावनी सुनी तो पहले तो रोई, फिर अलगू चौधरी को गालियां देने लगी। निगोड़े ने ऐसा कुलच्छनी बैल दिया कि जन्म भर की कमाई लुट गई। इस घटना को हुए कई महीने बीत गए। चौधरी अब अपने बैलों के दाम मांगते, तब साहू और साहूआइन दोनों ही झलाते हुए कुत्ते की तरह चढ़ दौड़ते और अंड बंड बकने लगते। वाह, यहाँ तो सारे जन्म की कमाई लुट गई। सत्यानाश हो गया। इन्हें अपने दाम की पड़ी है। मुर्दा बैल दिया था, उस पर दाम मांगने चले हैं। चौधरी के अशुभ चिंतकों की कमी न थी। ऐसे अवसर पर बेबी एकत्र हो जाते और साहू के बर्राने की पुष्टि करते। परंतु 150 रुपए से इस तरह हाथ धो लेना चौधरी के लिए आसान न था। एक बार वह भी गर्म हो उठे। साहू जी बिगड़कर लाठी ढूंढने घर चले गए। अब साहूआइन ने मैदान संभाला। प्रश्नोत्तर होते होते हाथापाई की नौबत आ पहुंची। साहूआइन ने घर में घुसकर कबाड़ बंद कर संभाला। शोरगुल सुनकर गांव के भले मानस जमा हो गए। उन्होंने दोनों को समझाया। साहू जी को दिलासा देकर घर से निकाला और वे परामर्श देने लगे कि इस तरह से काम न चलेगा। पंचायत कर लो, जो कुछ तय हो जाए उसे स्वीकार कर लो। साहू जी राजी हो गए। अलगू ने भी हामी भर ली। पंचायत बैठ गई तो रामधन मिश्र ने कहा, अब देरी क्या है, पंचों का चुनाव हो जाना चाहिए। बोलो चौधरी, किस किस को पंच बदते हो? अलगू ने दीन भाव से उत्तर दिया, समझो साहू ही चुन लेंगे। समझू खड़े हुए और बोले, मेरी ओर से जुम्मन शेख। जुम्मन का नाम सुनते ही अलगू चौधरी का कलेजा धक धक करने लगा, मानो किसी ने अचानक थप्पड़ जड़ दिया हो। रामधन अलगू के मित्र थे। वे बात को ताड़ गए। पूछा, क्यों चौधरी, तुम्हें कोई उजर तो नहीं?
चौधरी ने निराश होकर कहा, नहीं, मुझे क्यों उज्र होगा। जुम्मन शेख के मन में सरपंच का उच्च स्थान ग्रहण करते ही अपनी जिम्मेदारी का भाव पैदा हुआ। उसने सोचा, मैं इस वक्त न्याय और धर्म के सर्वोच्च आसन पर बैठा हूँ। मेरे मुंह से इस समय जो कुछ निकलेगा वह देववाणी के सदृश होगा और देववाणी में मनोविकारों का समावेश कदापि नहीं होना चाहिए। मेरे लिए सत्य से जौ भर भी टलना उचित नहीं। पंचों ने दोनों पक्षों से सवाल जवाब शुरू किए। बहुत देर तक दोनों दल अपने अपने पक्ष का समर्थन करते रहे। इस विषय पर तो सभी सहमत थे कि समझू को बैल का मूल्य देना चाहिए, परंतु दो सज्जन इस आधार पर रियायत देना चाहते थे कि बैल के मर जाने से समझू की भी हानि हुई है। इसके विपरीत दो सदस्य मूल दिलाने के अतिरिक्त समझू को दंड भी देना चाहते थे, जिससे फिर किसी को पशुओं के साथ निर्दयता करने का साहस न हो। अंत में जुम्मन ने फैसला सुनाया, अलगू चौधरी और समझू साहू, पंचों ने तुम्हारे मामले पर अच्छी तरह विचार किया। समझू के लिए उचित है कि बैल के पूरे दाम दे। जिस वक्त उन्होंने बैल लिया उस वक्त उसे कोई बीमारी नहीं थी। अगर उसी समय दाम दे दिए जाते तो आज समझू उसे फेर लेने का आग्रह न करते। बैल की मृत्यु केवल इस कारण हुई है कि उससे बड़ा कठिन परिश्रम लिया गया और उसके दाने चारे का कोई अच्छा प्रबंध नहीं किया गया। रामधन मिश्र बोली, समझू ने बैल को जानबूझकर मारा है, अतएव उससे दंड वसूल करना चाहिए। जुम्मन बोले, यह दूसरा सवाल है, हमें इससे कोई मतलब नहीं। झगड़ू साहू ने कहा, समझू के साथ कुछ रियायत होनी चाहिए। जुम्मन बोले, यह अलगू चौधरी की इच्छा पर निर्भर है, वे रियायत दें या नहीं, यह उनकी भलमानस है। अलगू चौधरी फूले न समाये, उठे, खड़े हुए और जोर से बोले, पंच परमेश्वर की जय, पंच परमेश्वर की जय। इसके साथ ही चारों ओर से प्रतिध्वनि हुई, पंच परमेश्वर की जय, पंच परमेश्वर की जय। गांव की चौपाल पर हर कोई जुम्मन न्यायपरायणता की सराहना कर रहा था। इसे कहते हैं न्याय। यह मनुष्य का काम नहीं, ईश्वर के प्रतिरूप का काम है। पंच में परमेश्वर वास करते हैं, यह उन्हीं की महिमा है। पंच के सामने खोटे को कौन खरा कह सकता है। थोड़ी देर बाद जुम्मन अलगू के पास आए और उनके गले से लिपट कर बोले, भैया, जब से तुमने मेरी पंचायत की थी तब से मैं तुम्हारा विरोधी बन गया था, पर आज मुझे ज्ञात हुआ कि पंच के पद पर बैठकर न कोई किसी का दोस्त होता है न दुश्मन। उस समय न्याय के सिवाय उसे और कुछ नहीं सोचता। अब मुझे विश्वास हो गया है कि पंच की जुबान से खुदा बोलता है। अलगू रोने लगा। आंसुओं के पानी से दोनों के दिलों का मैल धुल गया। मित्रता की मुरझाई लता फिर से हरी भरी हो उठी। बस इतनी सी थी ये कहानी। फिर मिलूंगा एक नई कहानी के साथ।